नमस्कार। यह है मेरा आसपास का वातावरण। अ, मेरा हमेशा ये मानना रहा है, मैं ये मानता रहा हूँ कि जब से मैंने ये निर्णय लिया कि मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा, कि मैं स्वतः जो मेरे मन में आएगा, जो विचार मेरे मन में रहेंगे, उनकी बातचीत करूँगा। जैसे 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 एक मित्रों से संवाद होता है। एक समय था जब मैं किशोरावस्था से गुज़रता हुआ अपने युवावस्था की तरफ निकल रहा था, तो उस समय की बात है। इससे पहले जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि हर आदमी के जीवन में एक बोरा, बोरी, थैला, झोला रहता है, जिसमें अनगिनत चेहरे जमा हुए होते हैं, एक लंबी उम्र के, एक लंबे काल के, और गाहे बेगाहे उनमें से कभी कभी वो चेहरे निकलते हैं। उनमें से कोई कोई चेहरा निकलता है जो आपसे बातचीत करता है, और आप घंटों उसके ध्यान में रहते हो। ऐसे ही एक चेहरा था मेरे उस समय का, वो किशोरावस्था से युवावस्था का, बलविंदर सिंह अत्री। अब उस किशोरावस्था के दिन, दोपहर, रातें और युवा होते हुए की तरफ जाती हुई जो पादान है, जो सीढ़ियां हैं, उनको चढ़ते चढ़ते जो कुछ उन दोपहरियों में या उन रातों में या उन शामों में घटता है, वो सब उसके और मेरे भीतर घटा। अन्य लोग भी थे, लेकिन आज मैं जिक्र उसी का कर रहा हूँ। तो उसके ध्यान में मुझे वो सब उस समय का समय था, जो बंधा हुआ है, नत्थी है मेरे साथ, तो उसका बहुत सा ध्यान मुझे आया। कैसे उन दिनों में स्वप्न हुआ करते थे, इच्छाएं हुआ करती थीं, यथार्थ में कुछ था नहीं, और बहुत सा समय उन स्वप्नों में, उन इच्छाओं में बहता रहता था। आज लगता है वो सारा रीता था, खाली था, सिर्फ बह रहा था। लेकिन फिर भी उन क्षणों में भी बहुत कुछ ऐसे जीवन का चित्र, ऐसे पल निकलते हैं जिन्हें हम सब बाद में विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखते हैं, और कुछ कहें तो सीख पाते हैं, या कुछ कहें तो उनमें से कुछ निकलता है। तो ये
कालांतर जो है ये मेरे पिताजी के बीमार बहुत होते हुए उनके देहावसान के बाद और उसके आसपास का सारा समय है। और उन दिनों पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे कुछ खास समझ थी नहीं। जो उनका दुकान का कारोबार था, मैं उसमें बैठ गया, उसको संभालने की कोशिश की। मन कुछ और था, विचार कहीं और थे, कर में कुछ और रहा था। तो इस सारी विडंबना या विडंबनाओं में मेरे आसपास बलविंदर सिंह अत्री भी रहे। उन दिनों सोचा कि जैसे तैसे, क्योंकि जब मैं बीए के सेकेंड ईयर में था तो पिताजी का देहांत हुआ और फिर वो फाइनल ईयर जैसे तैसे कुछ कॉलेज कुछ प्राइवेट करके लगा वो हिंदी तो पिछड़ गई, हिंदी तो रही नहीं, वो हिंदी तो पढ़ा ही नहीं, उसमें तो स्नातक हुआ ही नहीं। तो प्रभाकर एक छोटी सी एकेडमी थी और वहाँ पे जाना, उसे दूर से तकना, उसका भी एक आकर्षण था। तो तब दुकान छोड़ के वो 1 घंटा की क्लास हुआ करती थी, वो जाके अटेंड की जाती थी। वो उस क्लास में बैठते थे, पढ़ते या पढ़ने की कोशिश करते थे, क्योंकि साहित्य से जुड़ाव था तो इसलिए कहीं वो हल्की सी गोंद उस क्लास के साथ लगी रही। खैर, तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई, दुकान बंद करनी पड़ी, जिसमें वो कारोबार करते थे उसको छोड़ना पड़ा, कुछ और ही। फिर मैंने उन दिनों दुकान बंद करने से पहले, क्योंकि पहले दुकान काफ़ी देर बंद रही, फिर किसी ने कहा कि चाय की दुकान कर लीजिए, चाय बनाइए और वितरित करिए आसपास, क्योंकि वहाँ आसपास काफ़ी बाज़ार था, मार्केट्स थी। अब चाय वाय मुझे बनाना तो आती नहीं थी और मैंने किसी चाय वाले, जहाँ मैं नौकरी किया करता था, वो बाटा इंडिया लिमिटेड का होलसेल डिपो था और वहाँ पे जैसे दिहाड़ी पे वहाँ पे आप टेम्परेरी बेसिस पे आप वहाँ काम करते थे, 15 दिन के बाद एक छुट्टी दी जाती थी और 8 रुपये 33 पैसे की दिहाड़ी होती थी। तो वहाँ से विचार आया कि बंद दुकान को चाय की दुकान में परिवर्तित किया जाए और वहाँ पे जो चाय वाला था उसका जो लड़का था चाय का काम करने वाला, उससे साँठ गांठ करके उसे मैं घर ले आया, रहने के लिए कमरा दिया, दुकान खोल दी और तीसरे दिन वो दुकानदार जिससे मैं उसको लाया था वो उसे वापस ले गया और मैं हतप्रभ सा मुँह खोले तकता रहे ये क्या हुआ और कैसे हुआ। खैर, मैंने, अब मेरे पास कपड़े भी वैसे ही थे, मुझे याद है वो सर्दियों के दिन थे, ब्लू कलर का ब्लेज़र, ग्रे कलर की ट्राउज़र और वाइट कलर की शर्ट, उस सब से मैंने, और मेरी बुआ एक लाई थी विसल वाली, बहुत पुरानी हमारे घर में पड़ी थी, वो गर्म पानी करने की केटल, स्टोव में घर से ले गया। उन दिनों अच्छा ये हुआ कि मामा के यहाँ गई हुई थी और कोई रोक टोक थी नहीं, निर्णय सिर्फ मैंने और मेरी बहनों ने करना था और छोटी बहन और मेरा वर्चस्व था, तो निर्णय लिया गया और इस तरह से वो चाय की दुकान, जो मैंने 3 या 4 महीने चलाई, खूब मेहनत की और वो चल निकली। शुरू में चाय कच्ची थी, लोगों ने बातें की, फिर चाय को कैसे बनाते हैं, और फिर वहाँ पानी का वो नल नहीं था और वो चौक में था, वहाँ से पानी लाना और वो फिर सारा दूध उबालना, और क्योंकि अब मैं अकेला ही था, इट वाज 1 मैन आर्मी, तो तो फिर वो पहले चाय बनानी, फिर उसको वितरित करना, जाना देना, फिर वो प्रोफेंड यानी वो जूठे बर्तन उठाने वहाँ से लाने, फिर धोने और फिर
नई चाय बनाने, और इस तरह से मैं सुबह से लेकर शाम तक बहुत व्यस्त रहता था। और सुबह मैं सैर करने जाता था, जो मैं सारी उम्र करता रहा, किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में। और 9 के करीब मैं दुकान खोलता था, 9 साढ़े 9 बज जाते थे, मार्केट्स 10:30 तक खुलती थी। हालांकि कुछ लोग, क्योंकि आसपास आप जो भी करते हैं उसकी आलोचना करने का अधिकार होता है, और वैसे भी मेरे जीवन में मेरे मित्रों ने मेरी काफ़ी यानी मैंने उनको अधिकार दिया था, मेरी काफ़ी आलोचना वो करते रहे, समालोचना भी करते रहे। और मैं उनकी आलोचना को सुनता रहा, उस पर विश्लेषण भी करता रहा और बुरा भी मानता रहा। लेकिन जब तक मैंने उन्हें रोक नहीं दिया या रोकने के संकेत नहीं दिए, तब तक ये सिलसिला चलता रहा। खैर, बहरहाल तो दुकान धीरे धीरे अच्छी खासी चल पड़ी, और शायद मैं एक अच्छा चाय वाला बन जाता और दुकान काफ़ी चलती और पैसे भी ठीक ठाक बनते, रीज़नेबल बनते। लेकिन क्योंकि मन में वो कहीं साहित्य, पढ़ाई और पता नहीं किस किस तरह की अभिलाषाएँ और इच्छाएँ, और उन अभिलाषाओं के बोझ से वो सारा दिन काम करते 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 जब एक उस दुकान की पगड़ी अच्छी मिली तो मैंने वो दुकान बंद की, पैसे लिए और मैं आगे को चल निकला। और फिर नौकरियां ढूंढता रहा, करता रहा, बहुत सी नौकरियां की, बड़े अच्छे अच्छे जगहों पे भी नौकरियां की। उसके बाद खैर मैंने अपनी एक कंपनी भी चलाने की, बनाने की कोशिश की, लेकिन उस तरह की मन अवस्था या वो व्यावहारिक ज्ञान जिसे कहा जाए, वो अनुभव शायद मुझे नहीं था। मैं आदर्श को यथार्थ के धरातल पर लाने की कोशिश में अंततः नाकामयाब हुआ। बहुत से पैसे जो मैंने इकट्ठा किए थे अच्छी नौकरियों से, वो भी गंवाए, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से नौकरियां शुरू की एंड आगे मैं चलता रहा। तो इस सारे सिलसिले में मैं एक बार बठिंडा में नौकरी कर रहा था, एक टोयोटा की वर्कशॉप थी, वहाँ जनरल मैनेजर की हैसियत से अच्छे पैसे मिलते थे, स्टेटस भी ठीक था, अच्छा था। टोयोटा का काम करने का एक अपना एक उनकी एक कल्चर है, उनका एक काम करने का ढंग है, तरीका है जो बहुत बढ़िया है। और बाकी हर जगह बहुत से, जो मेरा अनुभव रहा है कि जब आप बहुत से लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो वो चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी वाइब से, अपने अपने तरीक़ों से काम करना चाहता है और हर चीज़ को वो अपने तरीके से देखता है। खैर, तो ये सारी बातें करते करते, क्योंकि मेरा मन था, क्योंकि भविंदर अत्री का मुझे वो याद, उन दिनों में एक और चीज़ थी, हम हिंदी दिवस मनाया करते थे 14 सितंबर को, और हमने एक समवेदना नाम की संस्था भी शुरू की थी, और उसमें हम कभी कभार और ख़ास करके 14 सितंबर को कवि सम्मेलन सा कुछ किया करते थे। दरियाँ बिछाने से लेके दरियाँ उठाने तक लोगों को निमंत्रण देना, और उसमें वो कार्ड छपवाने और वो सारा काम करना, उसके लिए थोड़े से पैसे भी इकट्ठा करने। और मैं, क्योंकि मेरे पिताजी कश्मीर से थे और मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है, तो हमारी एक वहाँ हमारे शहर में कश्मीरी पंडित सभा थी, उनका एक छोटा सा हॉल था, वो हम ले लिया करते थे, और उसमें यूनिवर्सिटी के जो
हेड थे या और हिंदी के वहाँ कुछ ऐसे सीनियर या इस तरह के लोग थे, उनको उनकी अध्यक्षता में हम ये सब किया करते थे। डॉक्टर त्यागी मेडिकल कॉलेज में होते थे, उनकी रुचि हिंदी को लेके बहुत थी, और डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ थे, उन्हें आमंत्रित किया करते थे। और इस तरह से आसपास के जितने भी हिंदी और फिर पंजाबी के भी कवि, उन सबों को हम आमंत्रित करते थे। फिर थोड़ी चर्चा बातचीत भी हुआ करती थी। एक हास्यास्पद बात मुझे याद है कि मैं नया नया कवि होने की कोशिश में था, और मैंने एक कविता लिखी थी, मैं मौन रहूँगा। और वो कविता तो कुछ नहीं थी, खैर कविता तो मैं शायद आज भी नहीं कह पा रहा, प्रयत्न करता रहता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल ही मूड सी युक्त, यानी सीधी स्पाट लाइनें थीं। और एक बार वो मैं, क्योंकि वो कविता काफ़ी लंबी थी और आज मुझे याद है, और मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि हम नए नए कविनुमा लोगों के उनको उत्साह देने के हेतु डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ जैसे बहुत विद्वान लोग भी उसमें बैठते थे और उसको सुन लेते थे, वो सह लेते थे जो भी हम कहा करते थे। तो ये कविता मैंने 19 फरवरी 2010 में लिखी थी, बहुत पुरानी है। इसका नाम भी मैंने शायद रखा है पुराने पन्नों से। और क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे मन में भावनात्मक बीजारोपण हुआ वो मेरे पिताजी की वजह से था, उनके कारण से था। वो मुझसे बहुत कम्युनिकेट करते थे, हम आपस में बहुत बातचीत करते थे। बहुत सी बातें उन्होंने अपने जीवन की मुझे बताई, जिनसे मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक संवेदना उत्पन्न हुई, उसका बीजारोपण हुआ। और उसके बाद फिर वो संवेदना को लेते लेते मैंने सारी उम्र बिता दी, और उसका बीज पौधे से और एक बड़े दरख्त सा मुझे लगता है बन चुका है। तो कविता, या मतलब कविता नहीं मुझे कहना चाहिए, यानी कुछ सत्रें, कुछ पंक्तियाँ आपसे बातचीत करते हुए। आज शाम जब सब चुप था, बच्चों का शोर भी खामोश था, मेरा मन हुआ मैं पापा का कुर्ता खींचकर कहूँ मुझे गोद ले लो, मैं थक गया। मैं चुपचाप चलता गया। मैंने बहुत बात की, एक लंबे समय की, कहानियों की, किस्सों की। मैंने पापा की पेशानी को चूमना चाहा, उनकी परेशानी को चाहा उतारना, उनके कश के धुएं में भरी शिकायत को पढ़ा। एक नई इबारत को लिखना चाहा, पर शाम थी कि चुप। मैं चलता रहा इस यकीन से कि पापा मुड़कर झट से उठा लेंगे गोद और छाती से लगाकर मेरे सर पर थपथपाएंगे हाथ। पर मेरा चलना कभी रात में खो जाता, कभी सुबह के रंगों को छेड़ता। मेरे चलने की आदत से वो खुश हैं, खुश मैं भी हूँ, पर मेरा मन चाहता है मैं पापा के साथ चलूँ, पीछे पीछे नहीं, उनकी बाहों में पढ़ूँ और सो जाऊँ इत्मीनान से। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।